गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी अप्रैल सीरीज में हमारे जेयर के मेंटर डॉक्टर संजय सोलंकी और गैनन के लिए जो टॉपिक लेके आना था उन्होंने वो रह गए थे। मिस करा था अप्रैल में उन्होंने लास्ट वीक। तो आज उनकी टर्न है वन साइडेड डिजीज पर। सुनिए उनको, पॉइंट्स नोट कीजिए, जितना भी मन में आपके डाउट्स आते हैं आस्क हिम। वेलकम संजय। हाँ जी, थैंक यू। आज का टॉपिक ऑर्गेनन एज सच नाम देने के बजाय सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्गेनन होम्योपैथ की एक वो बुक है जिसे हम क्या बोलते हैं उसको, यूजर मैनुअल होता है ना, ऑपरेशनल मैनुअल। कि कोई भी तुम इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक लेते हो तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है, तो उसको कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनन वो बुक है जो होम्योपैथ की एक ऑपरेशनल मैनुअल है। तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। हेलो, तुम्हारा आवाज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। कोई ध्यान, तुम अगर दूसरी तरफ ध्यान दोगे तो तुम अकेले दिख रहे हो मुझे। हाँ, मैंने वो म्यूट इसलिए करा था कि आवाज ना आए तुमको कोई। चलो चलो। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या करना है एज ए होम्योपैथ। होम्योपैथ के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए पेशेंट का। और वो भी कैसा ट्रीटमेंट चाहिए कि जिससे पेशेंट को हार्म नहीं होनी चाहिए। वो जेंटल होना चाहिए और वो परमानेंट होना चाहिए। ये हमने सीखा है। हाँ, उसके बाद में जो आता है ना कि हमें जो थर्ड ऑपरेजम में एक्सप्लेन किया है कि हमें नॉलेज ऑफ डिसीज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ यूज ऑफ रेमेडीज होनी चाहिए। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ डिसीज। ये डिसीज वो डिसीज नहीं है जो एलोपैथी में हम लोग सीखते हैं। ये डिसीज वो है जो डायनेमिकली बॉडी को एज ए होल प्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले जो भी माइजम सो बात बोलिए वो सेकंड फैक्टर है। लेकिन हम जब ये देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, तो एक ब्रॉडली अगर हम देखें तो इंडिस्पोजिशन है एंड डायनामिक फॉर्म है। किसी को पता है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस क्या है। हेलो। हाँ जी। कोई आएगा सामने? चलो, छोटे छोटे मेरे भी क्वेश्चन रहेंगे तो अनिस्ता हाँ तो बोलो तो मुझे समझ में आए कि तुम्हें कुछ समझा है। हेलो। कोई बताएगा? संजय तुमको ही करना पड़ेगा कंटिन्यू। तुम चलो कोई सोचोगे नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। चलो, एक हेल्थ की डेफिनेशन बोलिए और उसके बाद में इंडिस्पोजिशन है और डायनेमिक डिसीजेस है। डायनेमिक डिसीज का मतलब वो डिसीजेस है जो बॉडी को एज अ होल प्रेजेंट करते हैं, जो डायनेमिकली अंदर भी आती है, ना एक फिजिकल फॉर्म से अंदर आएगी। हम बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्ट हो गया और बॉडी बीमार हो गई, इस फॉर्म पे वो इन्फेक्शन भी डायनेमिकली अंदर जाएगा। तो डायनेमिकली कैसे अंदर जाता है। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि डायनेमिक डिसीजेस जो होती है वो दो टाइप के बोलिए, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एंड एक्यूट हमें पता है इपिडेमिक है, पेंडेमिक है, स्पोरेडिक है और इंडिविजुअल टाइप है।
इंडिविजुअल टाइप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो अदर फैक्टर्स को लेके जाएगा। इसीलिए इंडिविजुअल टाइप कौन सा है, जो उसके क्रॉनिक एक बैकग्राउंड है और उसका एक एक्यूट एग्जावरेशन अगर है, तो इंडिविजुअल टाइप ऑफ एक्यूट डिसीज। ये एक्यूट डिसीज वही रहेगी। क्या है? क्या हुआ? नहीं, ये एक्यूट डिसीज वही रहेगी जिसका बैकग्राउंड में एक माइजम बना रहेगा, जो क्रॉनिक डिसीज का कॉज है। और वो पेशेंट एवरी टाइम एक सिमिलर फॉर्म ऑफ सिम्टम्स से प्रेजेंट करेगा एक्यूटली। ठीक है। तो इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक दो टाइप कही गई है। और इसके आगे और क्लासिफिकेशन करते हो जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है, तो इसमें क्रॉनिक डिसीजेस, जो क्रॉनिक डिसीजेस जिसमें जो सिम्टम्स होते हैं पूरी तरह से डेवलप होते, एक फॉर्म। और दूसरे क्रॉनिक डिसीजेस है जहाँ पे सिम्टम्स पूरी तरह से डेवलप अच्छी तरह से नहीं होते हैं। मतलब जहाँ पे सिम्टम्स बहुत थोड़े होते हैं, बहुत स्कैरसिटी ऑफ सिम्टम्स, यहाँ पे सिम्टम ही नहीं मिलेगा। जो जहाँ पे फुल्ली डेवलप सिम्टम आएंगे वहाँ पे तुम देखोगे कि माइजमेटिक डिसीज है, नॉन माइजमेटिक डिसीज है, जिसमें और माइजम तो क्रॉनिक डिसीज में तो माइजम दोनों तरफ रहेगा, जो प्योर जो सोरा सिफिलिस साइकोसिस दोनों तरफ रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है वन साइडेड डिसीजेस में यहाँ पे रोल आता है मेन सोरा का। सोरा क्या है? सोरा एक नॉन वेनरल कॉन्टेजियस डिसीज है, या डिसीज नहीं बोल सकते, कॉज ऑफ डिसीज है। और इससे आगे बढ़ने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत बार सुना है कि लैटेंट सोरा, लैटेंट सोरा और डेवलप सोरा। लैटेंट सोरा इसमें आएगा जिसमें पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, नहीं आता है उसमें। तो लैटेंट सोरा क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बताओ। कोई भी नहीं बता रहा है। लैटेंट हो रहा है यानी कि लैटेंट स्टेज पे, मतलब कि उसके वो बोल सकते हैं कि वो सिम्टम्स नहीं रहेंगे ऐसा, मतलब दबा हुआ, समथिंग लाइक दबा हुआ बोल नहीं, सकते हैं ना। तुम क्लिनिक में आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो, यही बात होती है कि हमें भी पता होना चाहिए कि लैटेंट सोरा क्या है। क्लिनिक हाँ में पेशेंट आके सिम्टम बोलेगा, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये लैटेंट सोरा के सिम्टम है या डेवलप सोरा के सिम्टम? हाँ हाँ। तो जैसे कि मतलब सर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुझे बिल्कुल। नहीं पता कितना सही है। हम्म। जैसे कि कोई एक पेशेंट आया मेरे पास अभी, कोई वो लेके आया, मतलब कोई कंप्लेन लेके आया विच इज रिलेटेड टू द स्किन। ठीक है। हम्म। और वो थोड़ी, या फिर मान लो कि स्किन, या फिर कोई ऐसी कंप्लेन लेके आ गया, जैसे फीमेल्स मोस्टली लेके आती है वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेन। तो पास्ट हिस्ट्री में उनको स्किन का कोई रिंग वर्म वगैरह हुआ होता है, जो उन लोगों ने दबाया होता है। और उसका जो नेचर भी होगा, मतलब जैसे कि सोरिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होगी, तो नेचर भी उसका बहुत ज्यादा ऐसा साइकोटिक टाइप, मतलब बोलते हैं ना, चीजों को ऐसे बहुत ज्यादा छुपा के या बहुत ज्यादा ऐसे रखने वाला नहीं होगा वो। ओके। क्लियर कट सामने ही वाली, मतलब सामने सामने ही वो बिहेव कर देगी जो भी होगा उसका। तो इवन उसको अगर ऐसा लगेगा, जैसे ट्रीटमेंट वाइज भी अगर वो डाउटफुल होगी कि होम्योपैथिक से ठीक होगा कि नहीं होगा, तो भी वो डायरेक्टली सामने हमको पूछ ही लेगी। वो सस्पिशियस वाला वो नहीं होगा सोरा में। फिर वो हीट और कोल्ड का भी जो रिलेशन होता है वैसा होगा। ओके। हाँ चलो, ये तो ठीक है। तुमने जो भी बोला ये तो दोनों तरफ से आ जाएगा। लेकिन हाँ मैं एक उसकी डेवलपमेंटल ये थोड़े तो एक शॉर्ट में बोल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आएगा कि। जैसे जैसे हर्पिस है जो, उसका हाँ। हिडन जो है वो चिकन पॉक्स है। नहीं, पहले एक मैं बात समझाता हूँ।
देखो हाँ, जैसे फंगल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसी हिस्ट्री में आता है कि बचपन में अस्थमा था पेशेंट को, और उसने बहुत हाँ, सारे स्टीरॉइड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स लिए हुए हो। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को आया भी एलर्जी के साथ है, पर पास्ट हिस्ट्री में उसको फंगल इन्फेक्शन वगैरह रहता था, ऐसा सब। ये किसने किया है? चलो, चलो हाँ। ठीक है, मैं एक बात बोलता हूँ, पहले समझ लो। इन्फेक्शन जो भी होगा ना, देखो हमें पता है, हमने पढ़ा है प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन। जैसी ये ड्रग की होती है, वैसी ही इन्फेक्शन भी एक प्राइमरी एक्शन होती है, एक सेकेंडरी एक्शन होती है। सेकेंडरी एक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम वाइटल फोर्स, ये तो पता है हम सबको। ठीक है, तो प्राइमरी एक्शन क्या रहेगी? इन्फेक्शन हुआ, प्राइमरी एक्शन क्या रहेगी? देखो, इन्फेक्शन हुआ, हैनीमन ने क्या बोला है कि इन्फेक्शन वहां से होगा सोरा का, जहां पे भी कॉन्टेजन से तुम्हारी बॉडी कांटेक्ट करेगी या टच करेगी। हाँ, ये एलोपैथी में बोलते हैं नाक से गया, ब्रीदिंग से गया, फिर या तो फूड में से गया। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, तुम कॉन्टेजन से तुम्हारी बॉडी कहीं पे भी टच करी तो वहां से इन्फेक्शन अंदर जाएगा। ये ब्लड से नहीं जा रहा है, ये डायनेमिक रूट से जा रहा है। ये डायनेमिक रूट बॉडी में कहाँ है? ये नर्व के जो सिग्नल्स होते हैं ना, नर्व के सिग्नल जो बॉडी के अंदर पूरा ये वहां से वो अंदर चला जाता है, और इमीडिएटली वो अंदर चले जाएगा सेम टाइम जहाँ कांटेक्ट हुआ है। हाँ, वहां पे तुम देखोगे जहाँ पे टच हुआ है वहां पे कुछ नहीं दिखेगा, ना इरिटेशन रहेगी, ना कोई पॉस्चुल या इरप्शन रहेगा, या कुछ नहीं रहेगा। वो अंदर चला गया, एक बार अंदर चला गया तो अंदर वो डेवलप होना चालू होता है। जैसे ही पूरी बॉडी में डेवलप होगा, तब उसके बाद में एक स्किन के ऊपर कुछ भी सिम्टम आ सकते हैं, ईचिंग से लेके कोई भी तुम्हारा क्या बोलते हैं इरप्शन तक। और ये जो स्किन पे अब आया है वो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, अभी ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, ये इन्फेक्शियस है, ये दूसरे इंडिविजुअल्स को स्प्रेड करेगा। ठीक है, हाँ, अभी ये एक प्रेशर वॉल की तरह बॉडी में काम करता है, ये प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। जब तक ये बॉडी पे है तब तक अंदर का प्रेशर बना रहेगा, नहीं तो क्रॉनिक डिसीज जो भी अंदर डेवलप हुई है उसका नेचर है कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहना। हाँ, ये जैसा ही क्लोज कर दोगे तुम कोई भी एक्सटर्नल ऑइंटमेंट या एप्लीकेशन से, या फिर कोई भी जो क्या बोलते हैं रेमेडी, स्टेरॉइड्स लगा के या स्टेरॉइड्स लेके इसको खत्म कर दोगे ना, तो अंदर की डिसीज तो वैसी की वैसी है, तुमने बाहर का क्लोज कर दिया है। और अंदर के डिसीज का नेचर क्या है? ग्रो करना। जैसे ही वो अंदर ग्रो करती है, देखो, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन डिसीज के इफेक्ट के वजह से बॉडी पे आया है। यहाँ पे बॉडी की इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं है। इन्फेक्शन हुआ, डिसीज अंदर गया, डेवलप हो गया, बाहर पे आ गया। हाँ, और उसके बाद में तुमने उसको क्लोज कर दिया कोई भी एक्सटर्नल दवाई लगा के या ये सेफ्टी वाल बंद हो गया, अंदर की डिसीज तो ग्रो कर रही है। हाँ, वो ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है। और एक वॉल होती है बॉडी की, वो डिसीज को बाहर प्रोटेक्ट करती है, बाहर ना आए इसलिए। हाँ, एक पूरी बॉडी के ऊपर। तो वो अंदर की डिसीज पुश कर रही है, बाहर निकलने का रूट फाइंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आ नहीं सकती है। हाँ, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी या क्या ससेप्टिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। और लेकिन देखो, एक पानी की बूंद एक पत्थर पे अगर कंटिन्यूअसली गिरती है ना, तो वहां पे भी एक छेद बन जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम इफेक्ट, है ना? तो बॉडी क्या करेगी, उसकी ससेप्टिबिलिटी जिस टाइप की है, उसकी सेंसिटिविटी जिस टाइप की है, अकॉर्डिंगली बॉडी कहीं पॉइंट्स पे वीक बनती चलेगी कंटिन्यूअसली, ये अंदर के प्रेशर के वजह से।
और जैसे ही जो वीक बनेगी ना, जैसा ही एक्साइटिंग कॉज आएगा कोई, तो ये सिम्टम बाहर आएंगे, तुम्हें दिखेंगे कि ये पेशेंट में ये सिम्टम आ रहे, ये सिम्टम के लिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बॉडी उसको अच्छी तरह से देखभाल करके वापस थोड़े समय के बाद में इसको क्योर कर देगी। ठीक है। ये जो सिम्टम आ रहे हैं ड्यू टू इंटरनल प्रेशर ऑफ क्रॉनिक डिसीज जो अंदर बढ़ रही है, हाँ, ये बढ़ रही है ना, और जो बॉडी जो पॉइंट पे वीक बन रही है ग्रेजुअली, वो पॉइंट पे कुछ सिम्टम आएंगे। और ये जो सिम्टम आ रहे हैं ना, ये सिम्टम होते हैं लैटेंट सोरा के। ये लैटेंट सोरा के सिम्टम तुम्हें बार बार दिखेंगे, लेकिन कब दिखेंगे? जब वो पेशेंट या वो इंडिविजुअल किसी एक्साइटिंग कॉज से जाता है, या किसी एक्साइटिंग कॉज आता है, वो सिम्टम आएंगे। सिम्टम कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, इसको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर यही पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो ग्रेजुअल वीकन 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 वीक 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 होते चलते समय के साथ। और एक समय आएगा कि कहीं से तो ये टूट जाएगी दीवार। जो दीवार टूट जाएगी, अंदर का डिसीज बाहर आएगा। अभी समझ लो वो अंदर का डिसीज बाहर कहाँ से आएगा? हेलो। अंदर का हाँ डिसीज बोलो। बाहर बाहर कहाँ से आएगा? वहीं से आएगा जो ससेप्टिबिलिटी वाइज ये इंडिविजुअल ग्रेजुअली वीक हुआ है। ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि ये 10 दिन में आए या 15 दिन में आए, इसको सालों लग सकते। और जो बाहर आया ना डिसीज, ये तोड़ के दीवार जो बाहर आया है, वो प्रेजेंट करेगा सिम्टम जो ग्रेजुअली इंक्रीज होते चलेंगे। ये विदाउट मेडिसिन ठीक नहीं होगी। ये सिम्टम जो बाद में आए हैं, ये सिम्टम रहेंगे सेकेंडरी सोरा के। और ये सेकेंडरी सोरा के सिम्टम्स एक्चुअली वो डिसीज होती है। वो डिसीज हमारी इम्यूनिटी को ओवरटेक करके या दबा के बाहर आई है, वो वीक पॉइंट से, जहाँ पे वो इंडिविजुअल कमजोर बना है। और ये इसको लगता है तुम्हें मेडिसिन मेडिसिन के बगैर ये नहीं चला जाएगा। और क्रॉनिक डिसीज होती कैसी है? अगर इसका डेफिनेशन देखा तो ऑपरेशन नंबर 72 में अच्छी तरह से दिया है कि मेरे यहाँ एक्सप्लेन करने के बजाय आप लोग एक बार पढ़ लो वो। हेलो। वंदना है लाइन पे? कौन सा एफोरिज्म बताया? 72। हाँ सर बोलिए ना। आप समझ में आया लैटेंट सोरा क्या होता है? सर क्लिनिकली समझ में नहीं आया कि पेशेंट में कैसे दिखेगा। ये तो समझ में आ गया कि सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन कैसे होगा नहीं उसका। नहीं नहीं नहीं, देखो लैटेंट सोरा सेकेंडरी हम्म। मैनिफेस्ट होने के पहले और प्राइमरी जो सप्रेस होने के बाद, ये बीच वाली फेज में जब इंटरनल डिसीज ग्रो कर रही है ना, और जब तक वो उसकी सराउंडिंग बॉडी की इम्यूनिटी की ससेप्टिबिलिटी स्ट्रांग रहेगी, तब तक कोई सिम्टम नहीं आएगा। लेकिन हाँ ग्रेजुअली कुछ पॉइंट वीक बनते चलेंगे अंदर की प्रेशर की वजह से। और ये कुछ हाँ जो वीकन पॉइंट जहाँ पे वीक हो रहे हैं ना, वो तुम्हें सिम्टम देंगे। कहाँ से सिम्टम आएगा? अगर बॉडी को एक्साइटिंग कॉज मिला, वो इंडिविजुअल को एक्साइटिंग कॉज में गया, तो वहां पे वो सिम्टम बाहर आएंगे। और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये क्योर करेगी बॉडी उसको। ठीक है। क्योंकि अंदर की डिसीज जो है, वो अभी तक अंदर ही है, ये पूरी तरह से बाहर नहीं आएगी। लेकिन कुछ वीक पॉइंट्स के वजह से, वीक लिंक के अंदर से आएगी। देखो, किसी को सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है। ये हिस्ट्री में पता चलता है कि ये बार बार वो पॉइंट उसका वीक है। ठीक है। हम्म
लैटेंट सोरा तुम्हें बाद में नहीं दिखेगा, आफ्टर सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन बाहर आने के बाद। वहां तो सिम्टम पूरे डेवलप होके बाहर आए हैं। जो वीक पॉइंट्स थे, वीक जगह थी, वहां तोड़ा है उस डिसीज ने उसको, क्या बोलते हैं, वो हर्डल्स ब्रेक करके बाहर आएगी। अभी तो हम्म। अभी देखो, हम्म। ऐसा नहीं होगा किसी और। ये जो डिसीज, क्रोनिक डिसीज रहेगी ना, हर बार एक्साइटिंग कॉज में एक ही टाइप के डिसीज के सिम्टम हमें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसको क्रोनिक डिसीज किसी और चीज की हुई है, जैसे पेट की, और उसके सिम्टम कोराइजा के आ रहे बाहर। अगर कोराइजा के आ रहे बाहर, तो डाउटफुली उसको वो भी फैक्टर इन्फेक्ट हुआ है। बॉडी हर एक वीक पॉइंट से सिम्टम निकालेगी, और एक बार टूटने के बाद टूटेगी तो एक पॉइंट से ही टूटेगी, तो एक ही लेवल से। और बाद में जैसे जैसे बॉडी अलग अलग इसमें गुजरेगी, अलग अलग इन्फेक्शन से गुजरेगी, तो वो वैसी क्या बोलते हैं, कमजोर बनती चलेगी एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि एक बार इन्फेक्ट हुआ कि बार बार सेकंड टाइम इन्फेक्ट नहीं होगा। जितनी बार इन्फेक्ट होगा, अंदर की क्रोनिक डिसीज की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ेगी। चलो, ये हमारा टॉपिक दूसरी तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वन साइडेड डिसीज वो डिसीज होते हैं जहाँ पे सिम्टम्स बहुत कम रहेंगे। ठीक है। और ये जो सिम्टम कम रहेंगे, लेकिन इसमें कोई एग्जांपल बोल सकेगा वो वन साइडेड डिसीज का? इंजरी वाले, इंजरीज रही हो वो। राइट। इंजुरी एक है, इंजुरी दोनों तरफ भी है। जो लेकिन वन साइडेड डिसीज दो कंडीशन में, जिसका कॉज इंटरनल है और जिसका कॉज एक्सटर्नल है, ऐसे दो इसे इंटरनल नेचर एंड एक्सटर्नल नेचर, इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक्सटर्नल में सारी इंजुरीज आएंगी जो बाहर से हुई है, लोकल बॉडी पे हुई है। एंड जो इंटरनल नेचर के है, इंटरनल नेचर जिसका कॉज अंदर से है, ये डिसीज डेवलप है, लेकिन सिम्टम्स पूरे नहीं है उसके। जैसे जैसे हेडेक है, उसका कोई रीजन है, माइग्रेन अंदर से स्ट्रेस से है। हाँ। माइग्रेन तो एलर्जी से भी है। हाँ, उसका अलग अलग कॉज हो सकता है, लेकिन उसमें सिम्टम एक या दो ही मिलेंगे, है ना? हाँ। मतलब मैकेनिकल इंजरी और मतलब ट्रॉमेटिक मैकेनिकल इंजरी वैसा देख सकते हैं ना वन साइडेड में तो सर। पता नहीं वो टू साइडेड में भी नहीं जा नहीं सकता नहीं, तुम्हारी वो है। बात तो गलत नहीं है, लेकिन तुमने जो बोला हाँ ना, इंजुरी की जो मैकेनिकल इंजुरी हुई, वो फैक्टर हाँ एक्सटर्नल नेचर में आएगा। हाँ हाँ अभी हाँ हम बात कर रहे हैं इंटरनल नेचर की, जहाँ वन साइडेड डिसीज होती है। हमें कितने पेशेंट मिलते हैं कि जहाँ पे सिम्टम है ही नहीं। हाँ। जैसे अभी इंटरनल नेचर में और दो टाइप हुए हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल। हाँ। फिजिकल जो है, फिजिकल में जैसे जैसे पेशेंट आएगा, एक ही सिम्टम आएगा, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा जैसे हेडेक प्रमिला ने बोला, या फिर तुम ल्यूकोडर्मा ले लो, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, अदरवाइज पेशेंट इज हेल्दी। हाँ। तो मैं आगे के पार्ट के जाने के बजाय जो इंटरनल नेचर में फिजिकल सिम्टम के साथ जो आता है, उसके बारे में, जहाँ पे सिम्टम कम रहते, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा करोगे तुम? पेशेंट आया, किसी की सपोज। करंट फेज को देख के हाँ, जो पेशेंट आया उसका एक। पेक्यूलियरिटी
हाँ, एक ही इसका सिम्टम जो बोला है। सिम्टम जितना कम होएगा उसकी पेक्युलिटी भी तो उतनी ज्यादा होगी। रहने दो ना। लेकिन तुम्हें केस में जो वो सिम्टम चाहिए होते हैं कि जो ओवरऑल बॉडी को कवर करे। यहाँ पे तुम बॉडी के वो सिम्टम भी नहीं ले सकते हो, हैबिट वाली। सर वन कंप्लीट सिम्टम से हो जाएगा? नहीं। PQRS वन- पूरा करके, हाँ PQRS पूरा हाँ। करके। हाँ, तो यहाँ पे एक बात याद रखना। होम्योपैथिक क्यूर के लिए या होम्योपैथिक सिमिलिमम के लिए पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए वो रेमेडी का, है ना। तो वो सिम्टम यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो भी तुम रेमेडी सिलेक्ट करोगे ना, जो सिम्टम के ऊपर, हो सकता है कि वो रेमेडी प्रोबेबली एवरी टाइम रॉन्ग रेमेडी हो, या फिर पार्शियली सिमिलिमम रेमेडी हो। माइग्रेन में ऐसा ही होता है, माइग्रेन जल्दी जाता ही नहीं है, क्योंकि वो दवाई दो तो लगता है कि इससे ठीक हो जाएगा, पर रिकवर नहीं हो रहा होता कई बार। वो रिकरेंस रहती है ना उसके अंदर वापस से। रिकरेंस चाहिए। हाँ, तो एक बात याद रखना है कि होम्योपैथी में एज सच रॉन्ग रेमेडी नहीं होती है। हाँ, जो पार्शियल सिमिलिमम रेमेडी तुम दोगे, या तो रेमेडी क्लोज टू सेंटर होगी, या थोड़ी सी दूर रहेगी, लेकिन बॉडी के कुछ ना कुछ तो सिम्टम वो कवर कर रही है। कौन सी भी रेमेडी, वो पार्शियल सिमिलिमम ही रहेगी। जितना पॉलीक्रेस्ट रेमेडी को यूज कर सकते हैं जैसे इसमें। बिल्कुल कर सकते हैं। तुम देखो, तुम्हारे पास एक दो सिम्टम है, वो सिम्टम कवर करने वाली रेमेडी तो तुम दे सकते हो, लेकिन जो भी सिलेक्ट करोगे वो रेमेडी पार्शियल सिमिलिमम रहेगी पार्शियल इंडिविजुअल के लिए। होगी, हाँ। रिलैप्सिंग के चांसेस ज्यादा है। हाँ, रिलेप्शन के चांसेस ज्यादा है। और एक और पार्ट है यहाँ पे, एक्सेसरी सिम्टम आ सकते हैं। कंकॉमिटेंट्स। नहीं, एक्सेसरी सिम्टम्स। एक्सेसरी जैसे, सिम्टम का मतलब क्या? जैसे बताओ। कोई तो बोले, वंदना है ना। वंदना। Accessory symptoms are those symptoms which are not related with the disease. मतलब बहुत साल पहले पढ़ा था, सो आई डोंट रिमेम्बर मच, बट इतना ही, मतलब नॉट ओके, रिलेटेड विद द ठीक डिजीज। है, ठीक है। हाँ। अच्छा जवाब है तुम्हारा, कम से कम रिकॉल तो किया। एक जैसे बात। एग्जांपल देना, एग्जांपल देना संजय। नहीं, मैं बोलता हूँ ना, एक बात समझ लो। ड्रग प्रूविंग में बहुत सारे सिम्टम होते हैं। एक सिम्टम वो होते हैं जो ड्रग के कैरेक्टराइटिस है ना। देखो, ड्रग के कैरेक्टराइटिस जो सिम्टम है, सारे इंडिविजुअल में आ जाएंगे। हाँ। और ये रहेंगे मेजर सिम्टम ड्रग प्रूविंग में, वो ड्रग के। जो माइनर सिम्टम है ना, वो ड्रग के किसी किसी इंडिविजुअल में आएंगे जो ससेप्टिबल है। और जो पेशेंट के कैरेक्टराइटिस सिम्टम रहेंगे, वो सिर्फ उसी ड्रग के वजह से आएंगे, दूसरे ड्रग में नहीं आएंगे। उसी ड्रग के वजह से पेशेंट के कैरेक्टराइटिस सिम्टम कुछ ये बहुत रेयर सिम्टम रहते और बहुत माइनर रहते, ये आ जाते हैं। जब तुम पार्शियल सिमिलिमम रेमेडी देते हो ना, वो रेमेडी वो पेशेंट के एक्सेसरी सिम्टम, ये एक्सेसरी सिम्टम है जो इंडिविजुअल के कैरेक्टराइटिस है, लेकिन इसी ड्रग के वजह से बाहर आए हैं। हाँ, तो ये जो एक्सेसरी सिम्टम है, ये तुम्हें हेल्प करेंगे प्रॉपर सिमिलिमम रेमेडी सिलेक्ट करने में। तुम्हारे मेन सिम्टम, साथ में एक्सेसरी सिम्टम, ये दोनों का मिला के अगर तुम ये एक्सेसरी सिम्टम को तुम वन साइडेड डिसीज में ये डिसीज के सिम्टम ही कंसिडर कर सकते हो। राइट। तो ये डिसीज के ही सिम्टम रहेंगे, लेकिन वो प्रॉपर डिसीज के नहीं रहेंगे, वो वन साइडेड के। ये कौन सी डिसीज है? ये इंडिविजुअल डिसीज है। एक और टर्म यूज किए हैं हनीमन ने बहुत बार ऑर्गेनन में, इडियोपैथिक डिसीज। इडियोपैथिक डिसीज का मतलब क्या? कॉजेशन लेस जो हो, पता ही ना लगे।
हाँ, ये तो एक कॉज है जो पता ही नहीं लगी, है ना। लेकिन और एक इसकी डिजीज, डेफिनेशन है। वैसे डिजीज जो जैसे कि मान लो कि रोज पेटल्स है, तो रोज पेटल से सभी लोगों को छींके आती है, एलर्जी होती है, ऐसा नहीं होता है। पर कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनको ऐसा हो रहा है। वो और वो पर्टिकुलर उस मेडिसिन में मतलब कवर नहीं होता है, मतलब कवर मतलब सब लोगों को वो सिम्टम्स नहीं आते हैं ड्रग प्रूविंग में। पर कुछ लोगों को ही, जैसे चुनिंदा 2-3 लोग हैं जिनको ये सिम्टम आए, तो वी कंसिडर्ड कि ये मेडिसिन उस टाइप के लोगों में भी अफेक्ट करेगी जो रोज पेटल के राइट, कवर राइट। करती है, ये कवर करेगी ये पर। ये हम्म। एक्सेसरी सिम्टम है। देखो, एक पर्टिकुलर ड्रग देते हो और वो सिम्टम हर एक इंडिविजुअल में नहीं आएगा। हाँ, अगर उसकी ससेप्टिबिलिटी वो ये करती है, क्या बोलते हैं उसको, अलाउ करती है, तो वो ड्रग वो एक्साइट कर सकता है किसी 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 पेशेंट में, उसकी ससेप्टिबिलिटी के अलावा। ये इंडिविजुअलाइज सिम्टम होते तो डिसीज के ही, लेकिन इंडिविजुअलाइज रहेगा वो, हर एक पेशेंट में नहीं आएगी। और अगर आ भी गए तो हर एक पेशेंट में अलग अलग टाइप के सिम्टम आएंगे। ये तो मैंने और एक ये पूछा था, इडियोपैथिक डिसीज का मतलब क्या है। इसमें कॉजेशन का ना लगे, जैसे ना, पैरों में सूजन है हाँ, इसके और रीजन डिक्शनरी में बिहाइंड, और एक रीजन डेफिनेशन बिहाइंड है। हाँ, हाँ। अगर तुम इसमें जाओगे, पुराने डिक्शनरीज देखोगे, जैसे 50 साल 100 साल पहले की डिक्शनरीज, या फिर अभी भी किसी डिक्शनरी में उसका मीनिंग रहता है, डिक्शनरी खोल के देखोगे, तो पिक्यूलियर, एक पिक्यूलियर एक उसका मीनिंग है इडियोपैथिक का भी, जो वो इंडिविजुअल को पिक्यूलियर रहेगा या वो चीज को पिक्यूलियरिटी से प्रेजेंट करेगा। हाँ, तो इडियोपैथिक डिसीज का मतलब होम्योपैथी में होता है इंडिविजुअलाइज डिसीज। वो डिसीज इसी इंडिविजुअल में दिखेगी, दूसरे इंडिविजुअल में दिखेगी नहीं। किसी किसी को रहती है। हाँ, हो सकता है सेम सिम्टम तुम्हें दूसरे पेशेंट में भी मिले, लेकिन उसकी इंडिविजुअलाइज डिसीज अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी। तो इसीलिए वो वर्ड यूज किया है इडियोपैथिक डिसीज। मॉडर्न मेडिसिन में तो ये हम समझते कि ये इडियोपैथिक का मतलब अननोन कॉज। राइट। और कहने का मतलब यही था कि फिजिकल सिम्टम के साथ जो इंटरनल सिम्टम आते वन साइडेड में, इसमें एक्सेसरी सिम्टम का रोल बहुत अच्छा हो सकता है। तुम्हारी प्राइमरी रेमेडी, फर्स्ट सिलेक्टेड रेमेडी वर्क ना करे प्रॉपरली, हाँ, तो तुम वापिस केस टेकिंग लेना चाहिए, वापिस वो एक्सेसरी सिम्टम स्टडी करना चाहिए जो माइनरली प्रोड्यूस हुए, जो प्रीवियसली इंडिविजुअल के हिस्ट्री में नहीं थे। वो सिम्टम लो और तुम्हारे मेन सिम्टम के साथ ये करो, और रिपीटराइज करके सिलेक्शन, ये जो सेकंड सिलेक्शन रहेगा जो एक्सेसरी सिम्टम के साथ लिया है, वो मोर सिमिलिमम रहेगा, मोर क्लोज टू सेंटर सिमिलिमम रहेगा। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट आता है, एक्सटर्नल नेचर ऑफ, जैसे एक्सटर्नल से आते हैं, जैसे वंदना ने बोला है कि इंजुरीज, इंजुरीज यहाँ पे दो टाइप की होती है। या तो बहुत सीवियर रहेगी, हाँ, जहाँ पे सर्जिकल हेल्प लेनी पड़ेगी तुम्हें। और दूसरा, जिसकी सीवियरिटी थोड़ी सी कम है। और यहाँ पे और एक पार्ट है, नॉन सर्जिकल एक्सटर्नल टाइप, एक्सटर्नल सिम्टम में नॉन सर्जिकल। इसमें वही बोला, इंजरी बहुत छोटी रहेगी, बहुत छोटी इंजरी हुई
वहां से एक्साइट हुआ, फिर इंटरनल उसकी ससेप्टिबिलिटी जो भी है उसके अकॉर्डिंगली बॉडी बीमार हो जाएगी, जनरलाइज सिम्टम प्रेजेंट करेगी, जैसे फीवर है, ये है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी ट्रीटमेंट यही है, सीवियर सर्जिकल केसेस में, इंजरी के केसेस में तुम्हें मैकेनिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल तुम रेमेडी से इसको ठीक नहीं कर सकते। जो सेकंड टाइप है, जहाँ पे जनरल सिम्टम आए हैं इन्फेक्शन के वजह से, सेकेंडरी इन्फेक्शन के वजह से, या तो उसके लिए तुम्हें प्रॉपर सिमिलिमम रेमेडी यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ पे और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सालों पहले की बात है, जब मेरी भी प्रैक्टिस जस्ट मैंने स्टार्ट की थी। अ, तुम लोगों को विजयकर सर पता है, प्रफुल्ल विजयकर? तो सबको पता है। उनके साथ एक बार बहस हो गई थी। उन्होंने क्या बोला था कि लैकेसिस गिरेगा तो लेफ्ट साइड टूटेगी। हाँ, तो हमें बोला यार कोई आदमी अगर गिर जाता है, हाँ, तो उसकी कहीं पे भी गिरेगा, जहाँ पे इंजरी होगी वहां पे टूट जाएगा। और वो मैटर करेगा ना, फोर्स कितना, वो इम्पैक्ट का है, कौन से पार्ट पे है। तब समझ में नहीं आया था कि एक्चुअली क्या है। उन्होंने का कहने का मतलब है लैकेसिस की लेफ्ट साइड वीक ही रहेगी, इसमें बहुत ज्यादा फोर्स की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा भी फोर्स हो जाएगी तो उसके एक्सटर्नल इंजुरी से लेफ्ट साइड उसकी डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। तो हमने वही बोला था कि सर अगर कप है, कप गिर गया, हाँ, तो कहाँ से टूटेगा? अगर एक कप को दो कान है, ऐसे जो हैंडल है, तो कौन सा का हैंडल टूटेगा, लेफ्ट साइड का राइट साइड का? कब जहां पे गिरेगा वो साइड का टूटेगा, राइट? तो इसलिए हमको भी उस टाइम में समझ में नहीं आई थी बात। लेकिन उसने बोला था कि कोई भी रेमेडी की जो वीकर साइड है, वीकर साइड हमेशा प्रोन होती है इंजुरीज के लिए। वो चाहे इंजुरीज मैकेनिकल हो या फिर इंटरनल इंजुरीज हो या डायनेमिक इंजुरीज हो, डिसीज के वजह से वो उसकी साइड वीक वैसे है। भी वैसे भी संजय, स्नेक्स जितने हैं वो लेफ्ट साइड उनकी वीक रहती है। उनका जैसे मुड़ना भी है ना, वो लेफ्ट साइड को इजीली नहीं कर पाते, जितना राइट साइड से वो एक्टिव रहते हैं। हाँ। वो वीकर साइड ही है उनकी ना, लेक्सिस की। यहाँ के कहने का मतलब इतना ही था कि हम ऐसे प्रेजुडाइज नहीं हो सकते कि कौन सी रेमेडी देनी चाहिए। देखो, इंजुरी एक्सटर्नल हो, कितनी भी सीवियर हो, और उसकी कौन सी भी साइड फ्रैक्चर हो या टूट जाई हो, हाँ, लेकिन उसकी जो हीलिंग होगी ना, उसकी इंटरनल ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। एक बार चैट बॉक्स खोल लेना। हाँ, डॉक्टर देखा अनिल देखा। दास, हाँ, बट उसको दैट वी, उनको बोल एक बार सामने आके पूछे, बोले कैसा रीड करते टाइम। डॉक्टर दास प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर दीजिए। बट वीकर पार्ट सिम्टम मैनिफेस्टेशन में डिफरेंट मेडिकेशन। हाँ, उन्होंने वही बोला कि अलग हेलो अलग सर। मेडिसिन। हाँ सर, आपका क्या सवाल है? वीडियो भी सर ऑन कर लीजिए। हाँ, सर हाँ, वही पूछ रहा है कि सर कि सर मैं थोड़ा क्लिनिक पे हूँ सर, अभी वीडियो ऑन करना मुश्किल है। चलो ठीक है, बोलो। तो वही पूछ रहा था कि लेकेसिस के हो सकता है कि सिम्टम उसी पार्ट में अराइज होता है, जैसा कि मैं कुछ दिन पहले देखा कि उनके एक लेकेसिस का ही पेशेंट है, उसका पहले लेकेसिस भी दिया था, पर जब उसका एक स्ट्रेप्टोकोक्कल शॉर्ट थ्रोट आया तो वो लेफ्ट साइड का टॉन्सिल में ही आया, उसमें ही एब्सेस हुआ। पर उस राइट। टाइम उसको हिपरसल्फ देना पड़ा और उससे ही ठीक हो गया। तो यही चीज नहीं है कि उसमें हर समय लेगेसी से देना पड़े, तो दूसरा नहीं, मेडिसिन भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। देखो,
हर एक रेमेडी की जो सेंसिटिविटी अलग अलग लेवल पे है। ठीक है। वही वही पे बॉडी पे काम करेगी वो। लैकेसिस, मैं वही तो बोल रहा था। लैकेसिस की सेंसिटिविटी अगर लेफ्ट साइड में वीक है, तो राइट से लेफ्ट साइड वीकर ही रहेगी। ये ऐसा नेसेसरी नहीं है कि अगर राइट को इंजरी हुई तो राइट भी टूट जाएगा या इंजर हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा बाहर का फोर्स कितना है। लेकिन इंटरनल हीलिंग जो है रहेगी, वो इंटरनल हीलिंग वही रेमेडी से होगी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली ससेप्टिबिलिटी की वाइज प्रेजेंट करेगी। और बहुत सारे रेमेडीज कॉमन कॉमन सिम्टम्स शेयर करते हैं। जैसे लैकेसिस थ्रोट के अंदर, उसकी इंडिकेशन अलग है। तुमने अभी बोला है कि हिपरसल, हिपरसल की इंडिकेशन अलग है। लैकेसिस और हिपरसल की सेंसिटिविटी वो बहुत डिफर करती है दोनों में। तो हमारा यहाँ यहाँ तक ठीक है प्रमिला? हाँ हाँ, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शॉर्ट कर सके। और इसमें अगर तुमने देखा तो जो वन साइडेड डिसीजेस है, वो एपोरिज्म नंबर कहाँ से चालू होता है? 72 to 84, 172 to 184। उसके बाद में भी ये वन साइडेड की कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। लेकिन ये कंटिन्यू होती है ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीजेस। और मेंटल डिसीजेस अगर हम पढ़े तो मेंटल डिसीजेस आर आल्सो वन साइडेड डिसीजेस। लेकिन हम लोग बहुत बार हमारे केस लेते तो मेंटल सिम्टम्स इसको कंसिडर करते, और अकॉर्डिंग टू दिस एपोरिज्म हम लोग जज करना चाहते कि ये से जिसमें हनीमन ने बोला है एपोरिज्म नंबर 210 to 230, ये सेम है। वो सिम्टम्स अलग है। जो हम लोग सिम्टम लेते पेशेंट के, वो सिम्टम होते हैं जो फिजिकल लेवल पे जिसमें चेंज आया है, और जो मेंटल लेवल पे जिसमें चेंज आया है। लेकिन यहाँ पे जो हैनीमन ने एक्सप्लेन किया है एपोरिज्म नंबर 210 to 230, मेंटल डिसीजेस के अंदर ये डिसीजेस होती है जो साइकेट्रिक डिसीजेस हम जिसको बोलते, जैसे साइकोसिस हुआ, स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, या फिर जो भी मेंटल डिसीजेस हम असाइलम में ट्रीटमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हनीमन ने ट्रीटमेंट क्या बोली है कि यहाँ पे जो डिसीजेस है वो एक्चुअली तीन टाइप के, तीन में से दो मेजर यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। जो मेजर सिम्टम्स, सॉरी, मेंटल डिसीजेस के टाइप जो मेंटल से ओरिजिन होते हैं, जो मेंटल से ओरिजिन हुए वाले सिम्टम्स मेंटल, इसका कॉज इंटरनली डीप नहीं होता है। हाँ, मेंटल से अराइज होते वहां पे खत्म हो जाते। और दूसरा जो कैटेगरी है, जो सिम्टम एक फिजिकल डिसीज से या फिजिकल सिम्टम से स्टार्ट होता है और बाद में मेंटल पे सेटल हो जाए। यहाँ पे सेकंड टाइप में कॉर्पोरल सिम्टम जो है, फिजिकल सिम्टम्स है, वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाएंगे और बाद में मेंटल सिम्टम ही प्रोमिनेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जो मेंटल कॉज है या फिर साइकिक कॉज है, जैसे हम बोलते साइकोसोमेटिक एंड सोमेटोसाइकोसिस, साइकिक, ये दो टाइप एक्सप्लेन करे हैं यहाँ पे। हेलो। हम्म। तो जो फर्स्ट टाइप है और सेकंड टाइप है, इसका ओरिजिन माइंड से हुआ है। हाँ। और हम्म। जिसका ओरिजिन
फिजिकल से हुआ है। ये दो टाइप, ओरिजिन फ्रॉम माइंड एंड ओरिजिन फ्रॉम फिजिकल। तो ये जो डिसीज है आइडेंटिफाई कैसी होगी? हिस्ट्री पर से होगी सर। अगर जैसे कि ये कोई एंजाइटी का पेशेंट है, हाँ। अगर हम वो हमारे साथ पास एंजाइटी के लिए नहीं आएगा, जनरली वो हमारे पास आएगा कुछ आईबीएस लेके या तो गैस्ट्राइटिस लेके। फिर हम जब जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि उसको एंजाइटी रहती है और उसको थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी है किसी एक चीज का। और फिर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि या तो बिजनेस में लॉस हुआ होगा, या कोई लव अफेयर टूटा होगा मतलब सीरियस वाला, या तो फिर पेरेंट्स में से किसी की या क्लोज वन की डेथ हुई होगी। तो ओके। नहीं ये नहीं, ये इस तरह से होगा कि डिजीजेज जैसे दो हैं, ओरिजिन फ्रॉम फिजिकल जो है वो मैकेनिकल इंजरीज हैं। नहीं, इंटरनल डिसीज मैकेनिकल है। इंजरीज के बाद अगर आपको मेंटल इश्यूज आते हैं, नहीं तो सारी डिजीजेज जो है वो माइंड से ही कोई ना कोई इमोशनल ब्लॉकेज है जिसकी वजह से कोई डिजीज आ रही है। ये देखो, यहाँ पे जो दो वैरायटीज बोली है ना, यहाँ पे मैंने उसमें। तो साइकोसोमैटिक का अच्छा, एग्जांपल दिया। साइकोसोमेटिक, ठीक है हाँ ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, वो इसका गलत नहीं है, लेकिन हमें इसने क्या बोला है कि देखो, एक पेशेंट है, मेरे पास आता है कुछ कंप्लेंट्स लेके, इरिटेबिलिटी रहेगी या कुछ भी रहेगा जो मेंटल लेवल पे। और मैं अगर कंसोलेशन करता हूँ तो उसमें से 50% से ज्यादा सिम्टम्स एमिलरेट हो जाते हम्म। हैं। ऐसा होता है ना? तुमने देखा कि तुम्हारा पेशेंट के 50% से ज्यादा सिम्टम्स कंसोलेशन से एमिलरेट हो जाते हैं। हम्म। हाँ। हम्म। तो ये जो टाइप ऑफ सिम्टम्स है जो कंसोलेशन से एमिलरेट होते, इसका ओरिजिन मेंटल से रहता है, वो डीपर लेवल पे नहीं है वो। हाँ। अच्छा, सिंडिक है। हाँ। और देखो, एक सोच लो कि कोई भी कंडीशन ले लो जिसका ओरिजिन माइंड से हुआ है, कि मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, बाहर कुछ हुआ है। हाँ। और हम्म। वो सेटल नहीं हो पा रहा है, कोई आके मुझे बोल देता है कि चलो जरा कंसोल करता है, मेरा माइंड डाइवर्ट करता है, तो फिर मुझे जो सिम्टम आए ना, जैसा ब्रीथलेसनेस हुआ या ट्रिमलिंग हुई, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हाँ। मेरा माइंड डाइवर्ट होने से या फिर वो कंसोलेशन से। अब इमेजिन करो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है, एक पेशेंट है जो क्रॉनिकली एक फिजिकल सिम्टम्स से बीमार है। कुछ भी ले लो, अभी हम्म। वंदना ने एक हम्म। एग्जांपल दिया था, आईबीएस है। हाँ। आईबीएस बहुत लंबे टाइम से, और वो अभी फेडअप हुआ है, फ्रस्ट्रेट हुआ है उसकी वजह से। और वो अभी उसकी होश भी चली जा रही है कि ये ठीक भी होगा क्या नहीं, लेकिन उसको तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसा पेशेंट तुम्हारे पास आता है, फिजिकल सिम्टम स्टार्ट बेस पे है, बाद में उसका माइंड डिस्टर्ब हुआ है, वो डिस्टर्ब कंडीशन में तुम्हारे पास आया और तुमने उसको कंसोलेशन किया, क्या हो जाएगा? वो वो एमलरेट करेगा यहाँ पे, यहाँ पे वो एग्रेवेट करेगा, वो पेशेंट और इरिटेट हो जाएगा और गुस्सा करेगा। लेकिन जो पहला कैटेगरी यहाँ पे तुमने देखा है कि पेशेंट एमलरेट हो रहा है। सेकेंड कंडीशन जो फिजिकल से ओरिजिन है, वो एमलरेट नहीं करेंगे उसके मेंटल सिम्टम, वो एग्रेवेट करेंगे। और पहली बात, जो सेकंड कैटेगरी है, उसके फिजिकल सिम्टम्स साथ में नहीं रहते, वो ग्रेजुअली डिसअपियर होते हैं। जब आप दिखेगा ना, बस मेंटल सिम्टम दिखेंगे तुम्हें, और ये पेशेंट एमलरेट नहीं करेगा। और एज अ रूल, वन साइडेड डीसीएस के बैकग्राउंड में नॉन वेनरल माइजम रहेगा, इसलिए इसको किसी भी रेमेडी, देखो तुमको सिम्टम क्या बोलते हो उसको, एमलरेट हो जाएगी किसी भी रेमेडी से,
किसी भी एक्यूट रेमेडी से कम हो जाएंगे, लेकिन वो रिलैप्स बना रहेगा अनलेस एंड अनटिल यू गिव एंटीसोरिक रेमेडी। वो भी एंटीसोरिक रेमेडी ऐसी सल्फर उठा के नहीं देना है, उसके वो सिम्टम से मैच करनी चाहिए। हेलो, व्हाट ठीक इट। है। वैसे कहने को तो और बहुत कुछ है। थर्ड नहीं, फिर याद कैटेगरी। नहीं रहता हमको। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग वाइंड अप करें, किसी का सवाल है तो। ये ऑर्गेनन जो होती है संजय, ये हाँ, याद कैसे तुम्हें मेमोराइज कैसे रहती है? कि मैं तो जब ऐसे देखो सुनती हूँ तभी देख याद रहती है, उसके बाद फिर भूल जाता है। देखो, अगर तुम गाड़ी चलाना सीखते हो ना, सबसे पहले समझो किताबों में सीखा, ये स्टीयरिंग होता है, ये क्लच होता है, हम्म। ये ब्रेक होता है, ऐसी चलाना चाहिए, ऐसा घुमाने से गाड़ी मुड़ती है, लेफ्ट साइड को घुमाने लेफ्ट साइड जाएगी, राइट साइड घुमाओगे राइट साइड जाएगी। लेकिन जब तक तुम वहां पे बैठोगे नहीं ना, चलाओगे नहीं, तब तक तुम्हें याद भी नहीं रहेगा और सीखोगे भी। इसलिए ऑर्गन एंड वाइज जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझेगा नहीं। नहीं, जो लोग प्रैक्टिस में अच्छे हैं, डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन उनको ऑर्गन एंड ऑर्गेनन वाइज नहीं होता है उनको वो। ऑर्गेनन नहीं आती होगी, पर उनकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। वो भी तो ऑर्गेनन के हिसाब से ही सही होगी ना, तभी तो नहीं प्रैक्टिस नहीं अच्छी चल रही है। नहीं नहीं, देखो, रेमेडी, मैं बोला ना, हर एक रेमेडी में लाखों सिम्टम है। हम्म। हाँ, और हम पेशेंट के कितने सिम्टम लेते हैं एक्चुअली? चार, सही पाँच, बात। 6, 10। वो ग्रुप ऑफ सिम्टम का जो तुम्हारे पेशेंट का है, ऐसे कितने ग्रुप एक रेमेडी में बनेंगे? वो हजारों बनेंगे, अलग अलग सिम्टम के। तो आंख उठा के भी कोई भी रेमेडी दोगे तो पेशेंट को ठीक होना है कुछ दिनों के लिए। अगर तुम प्राइमरी सिम्टम पे भी फोकस करते हो ना, और बाकी का मैच भी नहीं होता है, तभी भी कुछ दिनों के लिए एमिलरेशन आएगी। लेकिन जो प्रॉब्लम क्या है, रिलैप्स आ रहा है। वो रिलैप्स रोकने के लिए तुमको ये क्रॉनिक डिसीज पढ़ाई गई है। है। मतलब बिना ऑर्गेनन के गुजारा नहीं है हमारा, तुम्हारे ये मतलब ये है। वही तो बोला ना, ये गाइडलाइन है, क्या बोलते हैं, हमारी ऑपरेशनल यूजर मैन्युअल है। इसमें क्या बोला है, उस टाइप का अगर तुम स्टडी करते हो, उस टाइप का तुम पेशेंट को समझते हो, उस टाइप से तुम डिसीज को समझते हो, और उस टाइप से ट्रीटमेंट करते हो, जो क्रॉनिक डिसीज में माइजमेटिक ट्रीटमेंट किस तरह से देनी चाहिए, कौन से कंडीशन में, एक्यूट डिसीज कब करनी चाहिए। राइट, राइट। क्या लिखा है इन्होंने? डॉक्टर फर्स्ट चैतन्य एपोरिज्म। टू कंफर्म हाउ गुड ए डॉक्टर्स प्रैक्टिस, प्लीज चेक दैट हाउ गुड ही अप्लाइज द फर्स्ट एपोरिज्म। नंबर ऑफ पेशेंट्स, ठीक है जी। सबसे पहले तुम अगर एपोरिज्म नंबर 6 पढ़ते हो ना, हम्म। तो उसमें अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर लिखा है। हम्म। लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी तरह से की कि अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर में वो तुम्हें मेंटल लेवल हो, फिजिकल लेवल हो या इमोशनल लेवल हो, जहाँ पे हम्म। चेंज आया है, पहले अलग था, अब अलग है, ये जो चेंज हुआ है ना, ये चेंज हमें देखना है। मेंटल सिम्टम लेते हो तो तुम हर बार एक टाइप के ही नहीं ले सकते हो, उसके बिहेवियर के सिम्टम नहीं ले सकते हो। जो चेंज हुआ है ड्यू टू डिसीज, ड्यू टू सिकनेस, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है, थैंक यू। वंदना को कुछ है क्या सवाल? वंदना क्या था? किसी और का भी कोई सवाल हो तो प्लीज वंदना सवाल लेके आओ बच्चा फटाफट। नहीं, उसका कमिटमेंट था ना, इसने क्या बोला है। किसी का कोई सवाल? यहाँ पे नहीं, वंदना भी शांत हो। एक बार चैट बॉक्स देख लो, चैट बॉक्स में भी नहीं है अभी। टू कंफर्म हाउ गुड डॉक्टर प्रैक्टिस वो तो मेरी प्लीज बात पे चेक। बोला ना उन्होंने।
that how good applies the first aphorism. वो मैं बता रही थी तो बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कोई सवाल किसी का प्लीज? चलिए हेलो। डॉक्टर्स को। हाँ हाँ मैम, एक एक क्वेश्चन है। जैसे सर ने मतलब उसमें बताया था मतलब वन साइडेड वाले में ही, जैसे कि अभी सर ने विजयकर सर का एग्जांपल दिया था कि अगर लेकेसिस है तो उसको लेफ्ट साइड ही लगेगा। पर हम लोग ऐसे कितने पेशेंट्स देखते हैं जिनका कोई साइड अफिनिटी नहीं होता, ना तो राइट होता है ना तो लेफ्ट होता है। तो वैसे पेशेंट्स में फिर हम मतलब कोई जैसे रूटा हो गई, मतलब ऐसी कोई सिंगल मतलब शॉर्ट टर्म टाइप की मेडिसिन हम दे सकते हैं, मतलब एज अ पेलिएटिव ट्रीटमेंट टाइप। फिर हेलो से मिस संजय। फिर से रिपीट करना। जैसे कि आपने बोला था ना, विजयकर सर का एग्जांपल दिया था कि वो गिरा हम्म तो अगर लेकेसिस है तो उसको लेफ्ट साइड का ज्यादा अफिनिटी है तो लेफ्ट साइड का ही अफेक्ट करेगा। पर हम लोग रेगुलर डे टू डे प्रैक्टिस में कई बार ऐसे पेशेंट देखते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर साइड अफिनिटी होती नहीं है। जैसे कि वो बोलेगी कि नहीं। क्या हुआ? हेलो, आवाज गई मेरी तरफ से तो। हेलो। चलो, मैं इसका आंसर मैं समझ में आया। इसका आंसर एक्चुअली इसने क्या बोला है कि हमें साइड नहीं मिलती है कि हर बार। उसमें तब क्या, तब दवाई दूसरी पिक कर ले, क्या कर ले? हाँ, तो देखो, रेमेडी या पेशेंट कोई भी रहो, अगर कंटिन्यूअसली एक बाजू या एक तरफ, मेरे कहने का मतलब है रेमेडी की रेमेडी वाइज अगर सोचोगे तो पेशेंट की वीकनेस या वो रेमेडी की वीकनेस वो बनी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि लैकेसिस की राइट साइड वीक है तो लेफ्ट साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, लेफ्ट साइड वीक है तो राइट साइड अफेक्ट नहीं होगी। हो सकता है कि राइट साइड पे अगर प्रेशर ज्यादा आए तो राइट साइड भी अफेक्ट हो, तो इसीलिए लैकेसिस हमें राइट साइड में भी मिलेगा। तो हम प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए कि हर बार ऐसा ही होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि लैकेसिस या कौन सी भी रेमेडी की जो वीकनेस है, वो वीकनेस वो रेमेडी में पूरी तरह से थ्रू एंड थ्रू बनी रहेगी, तो पेशेंट प्राइमरीली वहां पे अफेक्ट होगा। डॉक्टर प्रवीण डॉक्टर गोयल। प्रवीण गोयल। हाँ जी प्लीज, हाँ जी बताइए। आपने हाथ ऊपर करा है। डॉक्टर प्रवीण प्रवीण, गोयल। आपका सवाल है कोई? डॉक्टर हाँ जी। डॉक्टर संजय, आपका जो इंसाइट ऑफ ऑर्गन है दैट इज रियली वेरी ट्रू एंड वेरी अप्रिशिएबल। पर थैंक यू सर। जैसे अभी आप डॉक्टर विजयकर वाली बात बता रहे थे, उसके अंदर एक मजाक भी कई बार बनता है कि यार वो कुत्ता जब काट के भागा तो किधर को भागा, लेफ्ट को भागा कि राइट को भागा। राइट राइट तो आई राइट। थिंक दैट कैन नहीं नॉट बी नहीं, द ग्राउंड टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, आई थिंक। नो 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 नो। लेकिन लेकिन इस तरह की मजाक हमारे ऊपर बनती जरूर है कि भाई कुत्ता जब काटा था तो भागा किधर को था, लेफ्ट को कि राइट को। तो मैं समझता हूँ जो आपने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है, और इसके अंदर यही है कि एक्सक्लूसिव सिम्टोमेटोलॉजी तो नहीं बनाई जा सकती, पर क्योंकि जितनी प्रूविंग हुई है मेडिसिन की राइट राइट राइट। वो बहुत हद तक हुई है, एक्सक्लूसिव नहीं कह सकते, वो आगे भी होती रहेगी और नए नए सिम्टम आते रहेंगे। बिल्कुल अभी सर। तक कोई भी रेपर्टरी को हम ये नहीं कह सकते किसी भी कंप्लीट है। मेडिसिन के लिए कि ये पूरी तरह से परफेक्टली कंप्लीट हो राइट चुकी है। राइट न राइट। जाने कितने क्लिनिकल सिम्टम आएंगे, कितने ऑब्जर्वेशंस आएंगे, कितनी प्रूविंग्स आएंगी, वी कैन नेवर से। यू आर वेरी राइट। तो जो वास्तव में जो हेल्प मिलती है ना पेशेंट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम, व्हेन वी आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्गन एज पर द वर्ड टू वर्ड, देन राइट रिलीफ इज देयर बट क्योर इज नॉट देयर। तो इसीलिए राइट इसके ऊपर सवाल भी है कि होम्योपैथी कैन नॉट क्योर, वी कैन जस्ट रिलीव द पेशेंट्स। एट मेनी टाइम इट हैज कम इनटू द राइट राइट। सिस्टम, और अब लोग बात क्लेम भी नहीं करते हैं उतनी आसानी से कि हमने क्योर कर दिया। रिवाइज होता है, और वो यही वजह है जो आपने कारण बताया है। और डॉक्टर प्रमिला भी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ऑर्गन को याद करना जो है जो बहुत मुश्किल काम है, और आपका बताना बिल्कुल ठीक है
कि किताब को पढ़ करके आप ये तो समझ सकते हो कि उसको अप्लाई इसको ऐसे करना करना है, चाहिए। उसको वैसे करना है, पर प्रैक्टिस में लाए बिना पॉसिबल नहीं है। और जब तक हम इसको ऑर्गेनन को प्रैक्टिस में लाते हैं, मतलब एक्चुअली सिस्टम में कुछ गड़बड़ ऐसा है कि इसकी टीचिंग जो है ना, वो फाइनल ईयर के अंदर होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट ईयर के अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में जब ऑर्गेनाइज समझ में ही नहीं आती है, उस समय में हमें ऑर्गेनाइज पढ़ा करके 2 साल में खत्म कर देते हैं। और क्यूरियोसिटी फाइनल ईयर में लॉस हो जब इसको जाए। एप्लीकेशन का टाइम आता है, उस समय में ये पढ़ाई नहीं जाती, उस समय कोई सवाल नहीं होता। तो हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बन करके जब निकलते हैं, तो वहां हम ऑर्गेनाइज में ऑलमोस्ट ब्लैंक ही होते हैं। राइट। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। पर ये राइट। कुछ ही लोग होते हैं आप जैसे जो ऑर्गेनन को इस तरह से दिल से लगा करके पढ़ लेते हैं। पर दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर द स्टूडेंट गोइंग इनटू द मेडिकल कॉलेज। उसको पहले 2 साल के अंदर आपने वो पढ़ा दिया ऑर्गेनन, उसके बाद उसको कह दिया तेरी ऑर्गेनन पूरी हो गई, और अब तू मेडिका और सर्जरी और मेडिसिन और ये वो सब पढ़। अगर होम्योपैथी को पढ़ाना है और इसको वास्तव में ट्रूली अगर उतारना है नीचे, तो ऑर्गेनन जो है वो लास्ट के 2 इयर्स में होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर। राइट सर। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस अपना टू थैंक यू हियर। अपना सर। अपना अपना इंटेलेक्ट भी ऑर्गेनन, है, ऑर्गेनन सब्जेक्ट हमारी समझने। आत्मा से चिपक जानी चाहिए सर। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो तुम ये देखो, यूजर मैन्युअल है, होम्योपैथिक प्रैक्टिस कैसी करनी एब्सोल्युटली चाहिए। राइट। अगर इसको तुम से एक सब्जेक्ट या एक बुक लेके सोचोगे तो नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो इसलिए बहुत सारे नए बच्चे शॉर्टकट ढूंढते, इधर भागो उधर जा दो, एक कोई फंडा बोल दे हम्म। तो मैं मेरा पेशेंट ठीक कर सकूं, फिर वही फंडे हर बार अप्लाई करेंगे। ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे क्योर तो किधर भी नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल तुम उसका जो कॉज है, जो माइजमेटिक कॉज है वहां से, और माइजमेटिक कॉज तो निकलता नहीं है। चलो प्रोमिला, हाँ जी, हाँ जी। तो किसी का सवाल नहीं तो वाइंड अप करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर थैंक यू सवाल आर्यन। तो नहीं है, पर एक और चीज थोड़ी होम्योपैथिक के बारे में। ऐसा नहीं है कि क्योर पॉसिबल नहीं है, मतलब काफी केसेस में हमें क्योर मिलता भी है। देखो, जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ वंदना, हाँ हाँ। एक बात बोलता हूँ। अभी सर ने भी वही बात बोली कि तुम रेमेडी देते हो, पेशेंट रिलीफ हो जाता है। हाँ? और वो रिलीफ कितने दिन चलेगा, तुम क्या करोगे? वो 10 दिन के बाद वापस आ गया रिलैक्स लेके, 15 दिन के बाद वापस आ गया, या फिर 1 महीने के बाद आ गया, 1 साल के बाद आ गया, 5 साल के बाद आ गया, 10 साल के बाद आ गया, हम लेबल कर देते अच्छा, उस क्यूअर बोल तरीके। के। पर उसके लिए तो सर वो कोजा, वो क्या बोलते हैं, कोजा ओकेजनालिस, मतलब हम जो, मतलब जो कॉज है उधर, वो भी तो, अब जैसे हम मेटोरिक और टेलोरिक कॉज भी हमने ऑर्गेनॉन में पढ़ा है। तो हम राइट। जैसे जानते हैं कि आजकल कितना ज्यादा पेस्टिसाइड और ये सब, देखो, मतलब कि हाँ। ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स होते हैं ना डिसीज के, हर बार रहेंगे तुम्हारे। जैसे कॉज ऑकेजनलीज बोला, एक्साइटिंग कॉज रहेगा या मेंटेनिंग कॉज रहेगा। मेंटेनिंग कॉज में जब तक पेशेंट रहेगा ना, वो कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर उसको ठीक करना है तो वो मेंटेनिंग कॉज से बाहर निकलना चाहिए। एक्साइटिंग कॉज, एक्साइटिंग कॉज में पेशेंट अगर आता है तो हर बार वो एक्साइटिंग कॉज उसको इन्फेक्ट करेगा। जिसकी वीकनेस है ना, जो पेशेंट अगर उस टाइप से वीक है, तो हर बार उसको वो क्या बोलते हैं, किक लगेगी, और उसकी वजह से पेशेंट के डिसीज की कॉम्प्लेक्सिटी और डीपन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार माइजम तुम्हारे अंदर आ गया तो वो बना ही रहेगा और वो क्योर हो जाएगा एक झटके में। उसने वर्ड यूज किया है, मल्टी हेडेड ड्रैगन, एड्रा, है ना। हाइड्रा। इसका मतलब क्या है? एक पेड़ है, पेड़ के ब्रांचेस है, ब्रांचेस से और ब्रांचेस से और ब्रांचेस से, उसके बाद में पत्ते हैं। तुम एक पत्ता निकाल के बोल नहीं सकते हो ना कि मैंने इसको ट्रीट किया, या एक ब्रांच निकाल के बोल नहीं सकते हो। जैसे क्योर, जो क्या बोलते हैं उसकी जो सॉइल है, जो माइजम है, जहाँ से डिसीज उभरी है, जहाँ से डिसीज इसकी वीकनेस क्रिएट की है उसकी ससेप्टिबिलिटी में,
वो वीकनेस तो उसकी लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। तुम उसको कुछ टाइम के लिए रिलीव कर सकते हो, लेकिन कभी ना कभी बॉडी वीक हो जाएगी, वो वापस आ जाएगा। हो सकता है वो 25 साल के बाद आ जाए, लेकिन आ जाएगा वापस। वही लेवल पे पेशेंट वो सिम्टम लेके आ जाएगा। और कभी कभी ये भी होता है कि हम जैसे इधर कॉज कॉज की बात कर रहे हैं, पर जैसे हम बोलते हैं कि आपको, जो लोग कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करते हैं, आपको पता होगा, हम लोग बोलते हैं कि आपको लंबे हम्म। टाइम तक बैठना नहीं है, बीच बीच में एक्सरसाइज करती रहनी है, फलाना ढिकाना, उनको काफी कुछ सिखाते हैं, खट्टा नहीं खाना है। पर सेम जॉब में आप मानोगे नहीं, बिलीव करिए, सेम जॉब में एक पर्सन ऐसा होता है कि जिसको बहुत सारी दिक्कतें हैं, और एक पर्सन ऐसा होता है जो काफी सालों से सेम काम कर रहा है पर उसे कोई दिक्कत नहीं है। ही इज प्योरली हेल्दी और शी इज प्योरली हेल्दी। तो ये भी मतलब एक, मतलब ये पता नहीं इस चीज पे या तो रिसर्च नहीं हुई है, ये क्या सीन है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो बंदा इंडिविजुअल तो पूरी तरह ससेप्टिबिलिटी भी हेल्दी तो है। है ना वंदना, हम्म। इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी भी तो रहेगी वहां पे। हम्म। हम्म। राइट। हम्म। और है ना। देखो कितने इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं, बीमार होते हैं लेकिन वो मानते नहीं बीमार है। हाँ, पर कभी ना कभी तो सिम्टम आएगा ना, कभी ना कभी तो कोई तो सिम्टम हो या कुछ तो। नहीं, डॉक्टर हाँ। के पास जाके जा आने वाले लोग भी बहुत है, बहुत सीवियरली सिक होते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं आते। लेकिन कोई पेशेंट ऐसे भी होते, थोड़ा कुछ हो गया तो भागो। थोड़ा भी कुछ हो गया तो भागो। हाँ, हाँ। तो इसीलिए ये कंडीशन पे वो बोल नहीं रहा है इसलिए बीमार नहीं है, ऐसा हम बोल नहीं सकते। नहीं, बट वो ऑब्जर्वेशन भी किया है कि कई लोग इवन एक्सरसाइज, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 45 मिनट्स वॉक तो करना ही करना है, कुछ लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते और बाहर का भी मस्त दबा के खाते हैं तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, वो वो लोग। इंडिविजुअलाइज, देखो हाँ। इंडिविजुअलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। हर एक की देखो एक यूनिवर्सल, तुम किस कोई भी एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है, यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते सर। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो अकॉर्डिंगली हर एक की टॉलरेंस, ससेप्टिबिलिटी भी अलग अलग रहेगी, सेंसिटिविटी अलग अलग रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो, अगर तुम्हें कुछ लगा तो बाद में मुझे मैसेज भी कर सकते हो ग्रुप में या इस पे। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलो। चलिए ऑडियंस, अगर आपको किसी में लगता है कि कोई सामने आके हमारे जूम सेशंस को ऑपरेट कराना चाहता है, खुद से क्लास लेना चाहता है, तो मुझे कांटेक्ट करें या डॉक्टर संजय को, हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ जो जी। आपके पास नॉलेज है अगर आप शेयर करेंगे तभी वो आगे भी बढ़ती है, सवालों के साथ हमारा भी ज्ञान बढ़ता है ना। तो प्लीज वो सामने आइएगा जो। देखो, सवाल कितना भी स्टूपिड रहे, कितना भी क्या बोलते अनलॉजिकल रहे, हमें बोलना चाहिए, तभी गलती पर हम लोग, नहीं तो सालों साल एक ही गलती करते रहेंगे। बिल्कुल। तो चलो। थैंक यू संजय, मिलते हैं जल्दी से। सोराइसिस के पर जो भी डॉक्टर्स या एक्जिमा पर, स्किन अफेक्शंस पर काम करते हो, वो प्लीज मुझे कांटेक्ट करना, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि जितने भी स्किन इश्यूज है उसके ऊपर डॉक्टर्स को लेके आए। ओके। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम एफबी पर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पर। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियोस जल्दी पहुंचेंगे। थैंक यू, बाय बाय।